हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज के सेशन में हम लोग 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, टीचर्स, एमटीएस, दरोगा, रेलवेज, किसी भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की या किसी भी स्टेट के लिए कर रहे हैं, उन सब के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि कट ऑफ क्लियर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम अपने चैनल पर आप सभी लोगों के लिए उसी लेवल के और उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस लेके आते हैं जो कि आजकल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं आप सभी की कट ऑफ क्लियर करवाने में बहुत हेल्प करेंगे। तो हमने आप सभी के लिए 30 से ज़्यादा एक सीरीज़ वीडियो बना दी है। सीरीज़ चल रही है हमारी जीएस की। अगर आपने देख ली है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देखी है तो जाइए उसको अभी देखिए। उनमें केवल 8 क्वेश्चंस हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप जाइए उनको देखिए। उससे क्या होगा कि आपके अंदर खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको खुद के अंदर गारंटी हो जाएगी कि आपके सामने कोई से भी लेवल का किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप उसे ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे और उसको सही करेंगे। तो फिर आपके लिए कट ऑफ तो कुछ रह ही नहीं जाती, आप तो नौकरी लेकर आएंगे ना। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास है कि हम आपके इस नौकरी के सफ़र और सफलता में आपका साथ दें, आपका साथ दे सकें। तो आप भी हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइए उनसे, और हमारी जो वीडियो है उसको पूरा देखिए, एंड तक देखिए, बीच में स्किप ना करिए। लास्ट में आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि हमारे जो क्वेश्चन हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो हमने अपनी कम्युनिटी से लिया है, ठीक है। अपने चैनल पे हम कम्युनिटी में टाइम टू टाइम रेगुलर क्वेश्चंस डालते रहते हैं, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं उनको प्रैक्टिस कर सकें और पेपर में जाके ना घबराएं, क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं तो पेपर में घबराहट बिल्कुल नहीं होती है, एक कॉन्फिडेंस से जाते हैं। और एक एक क्वेश्चन हर हमारे नौकरी में मायने रखता है। अगर आप इसी तरीके की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपका एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स आपको कट ऑफ क्लियर करवा सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी में जाके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए और अपने नंबर्स को बटोरिए। चलिए, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि इंसान जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा ना, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना वो परफेक्ट होता जाएगा। क्वेश्चंस उसको गलत नहीं कर पाएंगे और एग्ज़ाम में जाके वो 100% सही कर आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन इज़ यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस, कि आयोडीन का विलयन का उपयोग किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है? चीनी, प्रोटीन, स्टार्च या फैट? तो इसका सही आंसर है स्टार्च। कि जो स्टार्च होता है उसमें आयोडीन सॉल्यूशन को डाल के हम लोग देखते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि ये देखिए, मान लो बीकर है, यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब हमें नहीं पता कि इसके अंदर स्टार्च है या फिर नहीं है, हमें पता लगाना है। तो हमको कैसे पता लगाएंगे कि इसके अंदर हम आयोडीन की बूंदें डालेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। अगर ये बूंदें डालने के बाद, ठीक है, अगर ये बूंदें डालने के बाद ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ये जो हमारा विलयन है, अगर ये पर्पल या ब्लैक कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लू ब्लैक, या तो ब्लू ब्लैक या फिर देखो मैं लिख देती हूँ कि ब्लू ब्लैक या फिर पर्पल, ठीक है। ब्लू ब्लैक या फिर पर्पल कलर का हो जाता है, मतलब बैंगनी कलर का हो जाता है, नीला काला हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ऐसे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनका, उसमें ये होता है कि हमारे खाने में, ठीक है, खाने में अगर एडल्ट्रेशन होती है, कोई भी मिलावट है, तो हम आयोडीन डाल के वहाँ पे पता लगा सकते हैं कि ये खाना की जो सामान है क्या वो प्योर है या फिर इम्प्योर है। तो यहाँ पे आयोडीन का जो हमने टेस्ट करा है वो किसके लिए फ़ायदा हुआ कि फूड एडल्ट्रेशन, कहीं हमारे खाने में मिलावट तो नहीं है। तो अगर आयोडीन की बूंदें डालने के बाद हमारा कोई भी सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक या फिर पर्पल कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि खाने में मिलावट है, उसमें स्टार्च डाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू, कि दिल्ली में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? ठीक है, दिल्ली में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, कन्वेंशनल रेन, संवहनीय वर्षा, या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ? तो इसका सही आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून जाके लगा देंगे। क्यों? क्योंकि बस वो क्या देखेंगे, वो ये देखेंगे कि यहाँ पे विंटर रेनफॉल की बात करी गई है, शीतकालीन की। बिल्कुल सही बात है,
विंटर रेनफॉल इंडिया में होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन को पकड़ना है, ये देखना है कि क्वेश्चन में और क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिल्ली, कि दिल्ली में जो शीतकालीन वर्षा है वो किस कारण होती है, तो वो है पश्चिमी विक्षोभ। इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी इंडिया है, एक मिनट, ठीक है, ये ठीक है, ये हमारा इंडिया है। अगर हम यहाँ से ऊपर की साइड जाते हैं, यहाँ पर पड़ती है दिल्ली, ठीक है, यहाँ पड़ती है दिल्ली। तो जो दिल्ली होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हुआ कि जो पश्चिम से चली हुई हवाएं, जिनको कि हम लोग वेस्टर्लीज बोलते हैं, ठीक है, वेस्टर्लीज होती हैं। ये वो वेस्टर्लीज होती हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन का सी का मतलब क्या हो गया, भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर से जो पानी उठा के लाती हैं वेस्टर्लीज, जो कि पश्चिम की से चलती हैं, पूरब की साइड में चलती हैं, वो आके दिल्ली में सर्दी में बारिश करती हैं। और उसका फ़ायदा क्या होता है, ये जो हमारी जो गेहूं होता है ना, वीट जो होता है गेहूं, उसको पकाने में काम भी आती हैं, ठीक है। चलो, ये और दिल्ली में कर दिया, दिल्ली में साथ साथ दिल्ली में भी करती है, साथ में नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि ये जो पूरा रीजन है, ये वाला नॉर्थ वेस्ट रीजन हो गया, वहाँ पर पूरे बारिश करती हैं। राजस्थान, दिल्ली, ठीक है, उत्तर प्रदेश का थोड़ा इलाके, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर बारिश करती हैं। तो अगर आपको दिल्ली दे रखा है तो आंसर है आपका पश्चिम विक्षोभ। लेकिन अब मैंने आपको बोला कि बच्चे नॉर्थ ईस्ट लगा कर आएंगे, बिल्कुल सही बात है, ला कर आएंगे। क्यों ला कर आएंगे, क्योंकि हम सब ने ये पढ़ा है कि हमारी इंडिया में, भारत में विंटर रेनफॉल जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट से होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो कहाँ पर होती है, अगर आपको दिल्ली की जगह आपको तमिलनाडु दे रखा है, ठीक है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून आंसर सही है। नॉर्थ ईस्ट मानसून का मतलब क्या हुआ कि उत्तर पूर्व मानसून, कि लौटता मानसून, रिट्रीट मानसून। जो रिट्रीट मानसून होगा तो वहाँ पे वो तमिलनाडु के तट पर और तमिलनाडु पर वर्षा करेगा, ठीक है। तो हमने दो चीज़ देख ली, अगर दिल्ली दे रखा है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, अगर तमिलनाडु दे रखा है तो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, और दोनों जो वर्षा है वो विंटर रेनफॉल है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इसमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको बता दूं कि हमारे जो चैनल है, आपको वहाँ पर जीएस की जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और पॉलिटी की सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक है। जीएस में हम 8 एमसीक्यू कराते हैं, पॉलिटी में हम लोग 10 एमसीक्यूज़ कराते हैं, और इस तरीके से कराते हैं कि आपको ना तो बुक उठाने की ज़रूरत है, ना ही इंटरनेट में बार बार देखने की ज़रूरत है। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को देखना है, बार बार देखना है, अपनी कॉपी में उसको पॉइंट्स को नोट कर लेना है, और आपका सारा काम खत्म। क्योंकि सारा काम कौन करता है, हम आपके लिए करके लाते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो देखिए और पॉइंट को नोट करिए, ठीक है। एक तो हो गया हमारा ये सीरीज़ चल रही है, साथ में हम लोग आपके लिए ट्रिक्स भी लेकर आते हैं। ट्रिक्स में हम लोग 2 तरीके ट्रिक्स लाते हैं, इसमें एक कराते हैं हम लोग 5 एमसीक्यूज़ कराते हैं, और दूसरी ट्रिक में हम लोग बस थोड़ा नॉर्मल सा एक लाइन बता देते हैं, उसमें ट्रिक आपको याद करनी होती है। जो 5 एमसीक्यूज़ की ट्रिक होती है, हम उसमें कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ लाते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और हम उनको उस ट्रिक्स से बताते हैं जो ट्रिक्स हमने खुद बनाई हैं और अपने टाइम पर हमने वो ट्रिक्स से खुद याद करा है। तो वो चीज़ हम आपको दे रहे हैं कि आप वो ट्रिक्स को देखिए और अपने क्वेश्चंस करके 100% मार्क्स लेकर आइए, क्योंकि ट्रिक्स से करे हुए जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कभी गलत नहीं होते हैं, क्योंकि वो ट्रिक्स से करे जाते हैं, हम भूलने का सवाल उसमें उठता ही नहीं है, आपके सारे के सारे आंसर सही होते हैं। तीसरा जो है, हमने करंट अफेयर की वीडियोस निकाल रखी हैं। जनवरी के करंट अफेयर की वीडियो आपको मिल जाएंगी, जो कि पूरा न्यूज़ है, एक मैगजीन है। साथ में जो फरवरी में जितने भी करंट अफेयर न्यूज़ रहे हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनी रही हैं, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है, जाइए और देखिए। अगर आपको 2023 का पूरा ईयर का मंथ देखना है करंट अफेयर, तो वो भी अवेलेबल है, 2 वीडियोस में अवेलेबल है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए अवेलेबल है। साथ में अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पेपर की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग आपके लिए वो टॉपिक्स भी लेकर आते हैं टाइम टू टाइम, जिससे कि हमारे बच्चे मेंस की तैयारी भी कर सकें। चलो, इसलिए हमारे चैनल पर जाइए, अंदर घुसे, उसका लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज़ डिफाइंड पर हाउ मैनी लाइव्स ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड। मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मातृत्व मृत्यु दर को परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर कि 1 लाख लाइव बर्थ।
तो 1 लाख लाइव बर्थ का मतलब क्या हो गया कि जब महिला की 1 लाख महिला, ठीक है, 1 लाख जो वुमेन है जब वो बर्थ देंगी, है ना, ठीक है, 1 लाख वुमेन जो बर्थ दे रही हैं तो उसमें से कितनी वुमेन की डेथ हो जाती है, ठीक है, कितनी वुमेन मर जाती हैं। तो ये हो गया हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया कि 1 लाख बर्थ जन्म होने पर कितनी वुमेन्स की डेथ हो जाती है। तो ये हो गया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। चलो बस अब इसमें देखते हैं। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होता है ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं, जो विकसित देश होते हैं, ठीक है, विकासशील सॉरी विकसित नहीं, विकासशील देश जैसे अफ्रीका हो गया, ठीक है, हमारा देश भी था लेकिन अब वो सुधर रहा है, हमारा देश इंडिया सुधर रहा है, ठीक है, वो अफ्रीका, तो वहाँ पर जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है ना, वो मातृ मृत्यु दर वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, ना ही वुमेन्स को कुछ खाने पीने के लिए इतना ज़्यादा दिया जाता है। मेडिकल फैसिलिटी है तो लेकिन वो दूर दराज में है, बहुत दूर है, तो वहाँ तो पहुँचाया नहीं जा सकता, डॉक्टर्स नहीं है, फैसिलिटी नहीं है और न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है। लेकिन जो डेवलप देश होते हैं, जो विकसित देश हैं, वहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वो कम होता है, ठीक है। और हमारा जो देश है, हमारा जो इंडिया है, वहाँ पर भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट समय के साथ साथ कम होता जा रहा है, जो कि एक बड़ी ही खुशी की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर म्यांमार, निम्नलिखित में से कौन सा देश म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस, थाईलैंड या सब? इसका सही आंसर है सब, कि इंडिया भी करता है, बांग्लादेश भी, चाइना भी, लाओस भी, थाईलैंड भी। इसको जरा मैप में देख लेते हैं। आप भी अपने एटलस खोल लीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए मैप के, आपको एटलस खोल लेने चाहिए जिससे कि आपके क्वेश्चन सही हो जाए और आपके दिमाग में बस जाए। तो ये देखो, ये है बर्मा, बर्मा पहले बोलते थे, म्यांमार है ये, ठीक है, ये म्यांमार हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से देश इसकी सीमा साझा कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये हो गया इंडिया, ठीक है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट। साथ में ये देखो ये छोटा सा है ना, ये हो गया बांग्लादेश, ठीक है, ये हो गया बांग्लादेश। यहाँ पर है, यहाँ पर एक मिनट, ये पूरा आएगा ऐसे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर है थाईलैंड, ये देखो थाईलैंड की यहाँ पे सीमा साझा हो रही है। साथ में ये जो है, ये वाला जो एरिया है, ये पूरा चाइना का एरिया है और यहाँ पे छोटा सा एरिया जो है वो है लाओस का। तो कौन कौन कर रहा है सीमा साझा? इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना, लाओस और थाईलैंड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में छाया हुआ है म्यांमार, तो इसलिए इस पर क्वेश्चन बनना लाजमी है, क्वेश्चन बन सकता है। तो हम ऐसी पढ़ाई करेंगे कि जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन बन चुका है, जो कि स्टैटिक भी है और न्यूज़ में भी है, हम उसको क्वेश्चन को सही कर आ पाएँ और अपने नंबर बटोरें, ख़त्म ना करें, नंबर्स को कम ना करें बल्कि बटोर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोनाजाइट सैंड ऑन द केरला कोस्ट कंटेन, ठीक है, केरला कोस्ट कंटेन। यहाँ पर पूछा है केरल के तट की रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? प्लैटिनम, कॉपर, थोरियम या फिर बॉक्साइट? तो इसका सही आंसर है थोरियम। अब ये देखो, ये केरला है, ये इंडिया है, यहाँ पर है केरला, ठीक है, यहाँ पर केरला है। तो केरल की जो सैंड है, जो कि बीच की जो सैंड है, यहाँ पर मोनाजाइट पाया जाता है और मोनाजाइट में से ही थोरियम निकलता है, ठीक है, थोरियम। अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि जो थोरियम जो होता है ना, थोरियम, ये जो थोरियम है, इसको एक न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज़ करा जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज़ करा जाता है। कैसे यूज़ करेंगे इसको न्यूक्लियर फ्यूल को? कि थोरियम को पहले यूरेनियम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, एनरिच करके इसको यूरेनियम में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसी यूरेनियम को न्यूक्लियर फ्यूल की में यूज़ कर लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या है? हमारे देश में सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का देखेंगे तो रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट मिलता है केरल में। अब केरल के कहाँ पर, कौन से जिलों में मिलता है? उन जिलों का नाम है, मिलता है पल्लाकड़, ठीक है, पल्लाकड़ और कोल्लम। पल्लाकड़ और कोल्लम ज़िले हैं
उनमें मोनाजाइट मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड का रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट इंडिया में ही मिलता है। और मोनाजाइट से हम थोरियम निकालते हैं। पहले हम थोरियम को यूरेनियम में चेंज करते हैं, फिर उसको न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्स इन द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कौन सा देश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाइना, इंडिया, ब्राज़ील या फिर यूएसए। तो इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया जो है सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन भी करता है, साथ में सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी कर जाता है कि जितना उगाता है उतना खा भी जाता है। उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जितनी दालें उगाई साथ में वो कंज्यूम भी कर ली। चलिए ये तो हुआ, एक मिनट, हाँ ये हो गया। साथ में है चाइना। अब चाइना जो है वो है राइस और मेज़, ठीक है, राइस और मेज़ में सबसे बड़ा उत्पादन करता है। इंडिया जो है वो दालों का करता है, और जो ब्राज़ील है वो कॉफ़ी का करता है, और यूएसए जो है वो कॉर्न का करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस शेयर द मैरीटाइम बॉर्डर विद। कि जो ग्रीस देश जो है वो अपनी समुद्री सीमा कौन कौन से समुद्र से साझा करता है। इजियन सी है, मेडिटेरियन सी है, आयोनियन सी है, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ये सारे सभी। अब आप पूछोगे कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे देश में रायसीना डायलॉग हुआ था, जिसमें से कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर को चीफ गेस्ट बनाया गया था। तो इसी की वजह से ये क्वेश्चन का एग्ज़ाम में आना बनता है। तो ये देखिए, ये है ग्रीस। तो ग्रीस की जो मैरीटाइम बाउंड्री है, समुद्री सीमा किससे लग रही है। एजियन सी से लग रही है, आयोनियन सी से लग रही है, और मेडिटेरियन सी से लग रही है। अगर आपके पास एड्रियाटिक सी आए ऑप्शन तो आपको बोलना है नहीं, ग्रीस की इस एड्रियाटिक सी से सीमा नहीं लग रही, और ना ही टायरियन सी से लग रही है। तो केवल 3 से लग रही है, आयोनियन सी, एजियन सी और साथ में मेडिटेरियन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि टेम्पल्स इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कि यूनेस्को धरोहर में कौन से मंदिर शामिल हैं। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन से मंदिर शामिल हैं। महाबोधि टेम्पल, सन टेम्पल जो कि कोणार्क में है, और ऐरावतेश्वर टेम्पल, या इनमें से सभी। ये इनमें से सभी हैं। सभी टेम्पल, जो सभी मंदिर हैं ये वाले, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं। अब महाबोधि टेम्पल कहाँ है। आप सबको पता होगा कि ये बोध गया में है, ठीक है, गया में है। कहाँ पर, बिहार में है। साथ में जो सन टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल, इसको सूर्य मंदिर भी बोला जाता है, वो है उड़ीसा में। और ऐरावतेश्वर टेम्पल जो है वो है तमिलनाडु में। ये सभी के सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। चलिए ये थे हमारे आज के 8 क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि उन बच्चों को भी जिनको पढ़ने की इच्छा है, सहूलियत हो जाएगी, ठीक है, उनको ज़रूरत है पढ़ने की। आप उनके साथ, अपने दोस्त हो, अपने भाई बहन हो, अपने रिश्तेदार हो, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, उन सबको बताइए, जिससे कि वो लोग भी अपनी पढ़ाई कर सकें और इस देश को आगे ले जा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।